हे गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने बात की थी प्रोटीन की, ठीक है। आज हमें क्या देखना है? कार्बोहाइड्रेट। उससे पहले हमारा एक जिक्र आया था प्रोटीन में कि प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। तो हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आज का एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स, अमीनो अम्ल। ठीक है, तो अमीनो अम्ल क्या होता है? तो अमीनो अम्ल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है R। क्या होता है यहाँ पे? एल्किल ग्रुप। अभी आप इतना सा समझिए बस, उसके बाद हम केमिस्ट्री में और चर्चा कर लेंगे कि एल्किल क्या होता है, एल्केन क्या होता है। तो जो अमीनो एसिड्स होता है, हमने देखा था कि प्रोटीन जो बनता है वो अमीनो अम्लों की बदौलत बनता है, अमीनो अम्लों का बहुलक होता है। तो अमीनो अम्ल का होना बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। तो अमीनो अम्ल का फॉर्मूला ये हो गया, आपसे कोई नहीं पूछने वाला, फिर भी मैंने बता दिया। कभी कोई मेंस एग्जाम दे रहे हैं, आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आप अमीनो एसिड के बारे में आए तो आप फॉर्मूला लिख सकें। तो फॉर्मूला हो गया CnH2OH COOH और R। जब भी कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन बेसिकली 4 संयोजकताओं का एक खेल होता है, 4 वैलेंसी का एक खेल होता है। उसमें कार्बन को हमेशा 4 वैलेंसी देनी पड़ती है। वो कैसे देनी पड़ती है केमिस्ट्री में आगे चर्चा कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है। उनमें से जो 9 होते हैं वो हमारे शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो 11 होते हैं वो हमें भोजन के थ्रू लेने पड़ते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हो गया आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल, असेंशियल एमिनो एसिड। एक हो गया अनावश्यक अमीनो अम्ल, नॉन असेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये है अनावश्यक अमीनो अम्ल, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। ये है आवश्यक अमीनो अम्ल, असेंशियल एमिनो एसिड्स। ये हो गए बेसिकली अमीनो एसिड के 2 टाइप। अब आवश्यक है, इसका मतलब हमें लेना जरूरी है, हमें लेना जरूरी है। तो ये जो अमीनो अम्ल होते हैं आवश्यक वाले, ये हमारे शरीर में ऑलरेडी होते हैं। तो यह है, ये हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं। ठीक है, इनकी बात करें अनावश्यक, तो ये हमें भोजन के थ्रू लेने पड़ते हैं। अब बात करें कि जो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं, कितने होते हैं। हमने ये तो देखा कि टोटल एमिनो एसिड्स कितने हैं, 20। तो 20 में से असेंशियल एमिनो एसिड कितने हैं, नॉन असेंशियल एमिनो एसिड कितने हैं। तो असेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, या इनकी संख्या जो होती है वो होती है 9। जबकि इनकी संख्या की बात करें तो जब हमें पता है भाई टोटल 20 है, ये 9 हो गए, तो ये कितने बचेंगे, 11। सिंपल सा। अब इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल की ट्रिक है ml। ठीक है, ml से निकल के आता है मिथियोनिन, लाइसिन। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं एमिनो एसिड्स। ठीक है, संख्या 11। अब इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी ट्रिक हो गई GT, ग्लाइसिन और टायरोसिन। जो एग्जाम में, किसी एग्जाम में आए हैं तो इन्हीं के बारे में पूछा गया है, तो मैंने एग्जाम्पल में आप दोनों को, आपको इन्हीं के बारे में
बता दिया, वरना ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो हमने अमीनो एसिड की बात की, टोटल अमीनो एसिड होते हैं 20, जिसमें से 9 होते हैं असेंशियल, 11 होते हैं नॉन असेंशियल। अब जो हमारा आज का चैप्टर है वो है कार्बोहाइड्रेट। जब हमने फूड न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनमें आता है सबसे पहले प्रोटीन, उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आता है वसा। तो जो सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था वो था प्रोटीन। प्रोटीन की खोज किसने की थी? मुल्डर ने। नाम किसने दिया था? बर्जीलियस ने। तो प्रोटीन इज जस्ट लाइक MB, ट्रिक बताई थी मैंने आपको। तो अभी हमें देखना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने प्रोटीन देखा था कि प्रोटीन में जो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो कौन होते थे? कौन? CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं कि हर प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट हमेशा मौजूद रहेंगे, तो जो कार्बोहाइड्रेट में रहते हैं अवेलेबल वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO। तो यह मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट CHO से मिलकर बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे वसा की। तो वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं, जबकि प्रोटीन में एक और क्या आ जाता था? नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलके कौन बनता है? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत है जो भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये अपने हाथ हिला रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आप घूम रहे हैं, ये सब किसकी बदौलत हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट। कुल मिलाके हमें किसी ने एनर्जी दी, उस एनर्जी से हम हमारा फंक्शन कर रहे हैं, हम हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शन कर रहे हैं। तो हमें एनर्जी कौन दे सकता है? या तो कार्बोहाइड्रेट या फैट। अगर हमने भोजन से कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, जिस दिन हमने भोजन नहीं खाया तो हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, तो उस परिस्थिति में हमें जो ऊर्जा प्रोवाइड करेगा वो करेगा हमारी वसा, फैट। क्लियर है? तो यह CHO से मिलके बना होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके तो बन गया, लेकिन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा फिक्स होता है, वो होता है 2:1, 2:1। तो इसमें किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों के दोनों। ठीक है, CHO से मिलके बन गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 हो गया। लेकिन क्वेश्चन गड़बड़ करेगा, जो आपको आता है वो कभी आपसे पूछा जाएगा ही नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो कितना होता है? ऑप्शन होगा पहला 2:1, सेकंड ऑप्शन होगा 1:2, थर्ड ऑप्शन होगा 1:1, फोर्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबोव। तो आपसे पूछा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, जो 1.5 शाणे बंदे हैं वो क्या करके आएंगे? 2:1, और फटाफट से क्या हो जाएगा? नेगेटिव आंसर, नेगेटिव मार्किंग। तो मैंने आपको पढ़ाया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1, पूछ क्या लिया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1:2। एक तरह से क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक और तरह से आ सकता था कि जब 2:1 है तो पूछ सकता था आपसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होगा। ऑप्शन होता 1:1/2। ठीक है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होता 3:1। थर्ड ऑप्शन होता आपका 1:1। फोर्थ ऑप्शन होता नन ऑफ द अबोव। तो क्या करके आते? 1:1/2।
यार रेशो है तो मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, करके देख लो 2 से मल्टीप्लाई, 2:1 ही तो आ रहा है, किसी से भी डिवाइड किससे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो देखो ये रेशो में भी कितने सारे क्वेश्चन बना दिए उसने। तो आपको बेसिकली कंसेप्ट पता होना चाहिए कि H अनुपात O, H:O हमेशा 2:1 होता है, फिर वो बाकी कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है। अब हमें देखना है कि इसकी नीड क्यों पड़ी। तो कार्बोहाइड्रेट की नीड क्यों पड़ी, अभी बताया मैंने कि जो भी हम डेली एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए, तो यह बेसिकली क्या हो गया, प्रतिदिन की ऊर्जा का स्रोत होता है। यह प्रतिदिन की ऊर्जा का स्रोत होता है। फिर क्या लिख सकते हैं एक और, यह प्रतिदिन के क्रियाकलापों, यह प्रतिदिन के क्रियाकलापों हेतु हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हाँ ना बोल भाई, समझ आ रहा है? कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, स्पीड फास्ट लग रही है, जो भी आपको क्वेरी है कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। तो यह CHO से मिलके बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देख लिया हमने 2:1। क्यों जरूरी है, तो प्रतिदिन ऊर्जा का स्रोत होता है, प्रतिदिन के क्रियाकलापों हेतु हमें ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमें देखना है आगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो ये तो होगी बेसिक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल जो हर किसी को ही पता होना चाहिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। चलो अब एक पॉइंट आता है कि सरल कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट या सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शर्करा या शुगर बोलते हैं। तो सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, जिन्हें हम शर्करा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है। हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर में प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो प्रचुर स्रोत था वो कौन था, स्पाइरुलिना, जिसका दूसरा नाम क्या था, नील हरित शैवाल। उसके अंदर कितना प्रतिशत प्रोटीन था, 65%। उसके बाद हमने बात की थी दूसरा सोर्स जो क्या था, सोयाबीन, राजमा या रागी। उसके अंदर कितना प्रोटीन होता है, 46%, 46%। और बाकी लिस्ट देखी थी हमने। तो सिमिलर वे में हमें देखना है कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो इसके स्रोत की बात करनी है हमें, स्रोत मतलब सोर्सेज। तो अनाज हो गया, अनाज में सब आ गए, मक्का, गेहूं, जौ, सब, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका चावल, ऑब्वियसली बात है इसमें आ गया, फिर भी लिख लीजिए। शक्कर हो गया आपका, गुड़ हो गया आपका, गन्ना हो गया आपका, फल हो गए आपके, शहद हो गया, अंगूर हो गए, अंगूर फल में आ गए, लिख लो अब, और हो गए बिस्किट। तो ये जो भी चीजें हैं उनमें सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो हमने देखा अभी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें जरूरी क्यों है, इसमें H:O, H अनुपात O कितना होना चाहिए, सरल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, शुगर क्या होती है, फिर हमने सोर्सेज की बात की। अब हम बात करते हैं कि हमें कोई भी अगर सॉल्यूशन दिया है उसमें हमें देखना है कि उस सॉल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट कितना है, तो हम उसका किससे मेजरमेंट करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ी कार्बोहाइड्रेट या उनके सामान्य नाम। तो एक लिस्ट बनेगी, टेबल बनेगी। इस लिस्ट में एक तरफ है कार्बोहाइड्रेट, एक तरफ है उसका सामान्य नाम। पहला आता है कार्बोहाइड्रेट जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो पहला है माल्टोज। माल्टोज को किस नाम से जाना जाता है, माल्ट शुगर के नाम से, माल्ट शुगर।
अब शुगर को क्या लिख सकते थे, SUGAR, माल्ट को MALT, तो वो इंग्लिश ऐसे ही लिखेगा, तो हमने भी ऐसे लिखी है। हर एग्जाम में ऐसे ही पूछी जाती है, कोई हिंदी वर्ड नहीं पूछा गया है आज तक, तो हमें इसी नाम से याद रखनी है कि माल्टोज में माल्ट शुगर। उसके बाद हम बात करें लैक्टोज। लैक्टोज में होती है लैक्ट शुगर। लैक्ट हमेशा साइंस में यूज होता है दूध के लिए, तो इसे मैं बोल सकता हूं दुग्ध शर्करा, ये भी बोल सकता हूं, ठीक है, दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर। तो वो कौन सी होती है, लैक्टोज। अब माल्टोज किस किस में पाया जाता है ये भी लिख लीजिए, तो गेहूं हो गया, मक्का हो गई, जो हो गए आदि, ठीक है। तो माल्टोज में माल्ट शुगर, लैक्टोज में दुग्ध शुगर। उसके बाद बात करते हैं गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज को हम बोलते हैं मस्तिष्क शर्करा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ब्रेन शुगर। क्वेश्चन आएगा निम्न में से ब्रेन शुगर है, ऑप्शन देगा गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, तो आंसर जाएगा गैलेक्टोज। क्लियर है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ हो गया हमारा सुक्रोज, फिफ्थ हो गया हमारा फ्रक्टोज, सिक्स्थ हो गया हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, रक्त, सरल या द्राक्ष। इसके तीन नाम है भाई, तीनों याद रखने हैं आप, ब्लड शुगर, सिंपल शुगर और द्राक्ष शुगर, रक्त, सरल और द्राक्ष शुगर। उसके बाद फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज पाया जाता है बेसिकली फल या शहद में, यहां लिख लेते हैं फल या शहद। ये बेसिकली क्या है, स्वीटेस्ट शुगर है, स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी शर्करा फल या शहद में पाया जाता है। और कैसा है, सबसे मीठा शर्करा, सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा, स्वीटेस्ट शुगर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज तो हमेशा हमें जरूरत पड़ती है, ब्लड में हमारे होता है, तो ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। शुरू के दो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी के आपको सब नाम याद होने चाहिए कि रक्त शर्करा किसे बोलते हैं तो ग्लूकोज, सरल शर्करा किसे बोलते हैं ग्लूकोज, द्राक्ष शर्करा किसे बोलते हैं तो ग्लूकोज, सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज, स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है। किस में पाई जाती है, फलशद। अब बात करते हैं हम सुक्रोज की। तो सुक्रोज को हम क्या क्या बोलते हैं, व्यापारिक, टेबल, प्रतीप, इक्षु, इक्षु शर्करा, कमर्शियल, टेबल, इन्वर्ट शुगर, ठीक है। तो ये हो गए इसके नाम। हमने देखा अभी तक कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट हमें क्या पड़ी, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होता है। फिर हमने बात की कुछ कार्बोहाइड्रेट की और उनके सामान्य नाम की। तो सबसे इंपॉर्टेंट था फ्रक्टोज की सबसे मीठी शर्करा है। उसके बाद गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर। तो ये एक टेबल है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की और क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब हमें जो देखना है, हमने अभी तक देख लिया कार्बोहाइड्रेट के बारे में रूटीन वाइज चीजें। अब जो आपने एक नाम सुना है डेंटल केविटी, आपके कई सारे एड आते हैं, सेंसोडाइन या कोलगेट जो भी है। तो जो डेंटल केविटी होती है किसी भी व्यक्ति के मुंह में, दांतों में, तो वो होती है, उसका एकमात्र रीजन है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो जब कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल्स दांतों में फंस जाते हैं उससे डेंटल केविटी होती है, दंत क्षय होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है कि दंत क्षय होता है, दंत क्षय किसकी वजह से होता है। ऑप्शन देगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपरोक्त सभी। तो आंसर जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से एक आया कि कार्बोहाइड्रेट कणों के जमाव से व्यक्ति
के दंत क्षय होता है, व्यक्ति के दंत क्षय को इंग्लिश में बोलते हैं डेंटल कैविटी। ठीक है, अब हमको देखना है कि जो व्यक्ति है और जो जानवर हैं उनमें भोजन कहाँ कहाँ स्टोर्ड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जंतुओं के शरीर में, जब भी मैं बोलूं जंतुओं तो जंतुओं में एनिमल्स भी आ गए, मतलब केटल्स भी आ गए और ह्यूमंस भी आ गए। केटल किनको बोलते हैं? मवेशियों को, जानवरों को। तो जंतुओं की जब भी बात करूं एनिमल्स की, तो बाय डिफॉल्ट आप ये मान के चलना कि एनिमल्स जब भी सर बोल रहे हैं इसका मतलब ह्यूमन की भी बात कर रहे हैं और केटल्स की भी बात कर रहे हैं, मानव की भी बात कर रहे हैं और मवेशियों की भी बात कर रहे हैं। तो जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है हम देखेंगे आगे, अभी आज या कल के लेक्चर में। तो जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित, मतलब स्टोर्ड, संचित होता है। जंतुओं के आगे लगा लीजिएगा एनिमल्स, आपको याद होना चाहिए कि एनिमल्स को हम जंतु बोल रहे हैं। उसके बाद बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पादप। तो पादपों में भोजन स्टार्च, स्टार्च का दूसरा नाम है मंड। तो अब यहां से देख लो हिंदी कैसी है, याद तो करनी है। तो पादपों में भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो हमने अभी बेसिक इंफॉर्मेशन ली। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें कहां से मिल सकता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट से जो हम एनर्जी ले रहे हैं वो कहां स्टोर हो रही है। यहां तक क्लियर है? चलो आगे की बात करते हैं। अब यहां हमारा है ग्लाइकोजन वर्ड, तो ग्लाइकोजन को पहले अभी समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालो छोटी सी, 2-3 लाइन का है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, अब ग्लाइकोजन क्या होता है? तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ग्लूकोज की जब 1,00,000 इकाइयां बहुत रूप में जुड़ जाती है, बहुत अधिक मात्रा में जुड़ जाती है, तो वो ग्लाइकोजन का निर्माण कर लेती है। तो यह ग्लूकोज का बहुलक होता है, यह ग्लूकोज का बहुलक होता है। ठीक है, यह ग्लूकोज का बहुलक हो गया। हमने अभी देखा था कि जंतुओं में भोजन कहाँ संचित होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो यहां भी लिख लीजिए एक पॉइंट दोबारा, जंतुओं मतलब एनिमल्स, एनिमल्स मतलब केटल्स, मवेशी प्लस ह्यूमन, मानव, दोनों की बात हो रही है। तो जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अब ग्लाइकोजन के रूप में तो संचित होता है, लेकिन कहां स्टोर्ड होता है यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो होता है एमएल में। अब एमएल क्या है? तो एम से आता है मसल, मसल्स को बोलते हैं पेशियां हिंदी में, और एल से आता है लीवर, लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। खूब सारे एग्जाम्पल है आपके लिए कि आपको हिंदी याद करनी है या इंग्लिश याद करनी है। तो जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड हुआ, कहाँ पे होता है? एमएल में। एम फॉर मसल पेशियों में, एल फॉर लीवर यकृत में। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने ग्लाइकोजन के बारे में भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली जो हमें रिक्वायरमेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जब कल देखेंगे, कल का लेक्चर जब आएगा उसमें हम एक वर्ड देखेंगे पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड का एक एग्जांपल आएगा सेल्यूलोज, तो हम उसके बारे में अभी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सेल्यूलोज के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे कि सेल्यूलोज क्या होता है, तो हम कल के लेक्चर में बताएंगे कि सेल्यूलोज बेसिकली पॉलीसेकेराइड का एक एग्जाम्पल है। जो सेल्यूलोज है वो क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? खूब सारे सेकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीसेकेराइड। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सेल्यूलोज।
सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेल्यूलोज होता क्या है। तो सबसे पहली बात इसके बारे में कि यह बीटा ग्लूकोज का बहुलक होता है। अब आपको सिंपल इतना सा याद रखना है कि बीटा ग्लूकोज का ही बहुलक होता है। इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं कि बीटा ग्लूकोज क्या होता है, फिर भी मैं बताता हूँ। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो उसमें OH की पोजीशन होती है, तो OH की पोजीशन चेंज करके अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज आदि का निर्माण होता है। तो सिंपल हमें यह ध्यान रखना है कि सेल्यूलोज बीटा ग्लूकोज का बहुलक होता है। अगर ऑप्शन में बीटा ग्लूकोज नहीं है, केवल ग्लूकोज है, तो आपको आंसर फिर भी ग्लूकोज करके आना है। अगर ऑप्शन में पर्टिकुलर ऑप्शन है बीटा ग्लूकोज है, तो आपको आंसर बीटा ग्लूकोज देना है। यहां तक क्लियर है। अब ये बेसिकली क्या होता है, यह एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। यह एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ को बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, और जटिल को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिव। यह एक प्रकार का कॉम्प्लेक्सिव ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। अब ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, उनको हम सिंपल सा बोल देते हैं कार्बनिक पदार्थ। तो यह एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। अब सेल्यूलोज किस में पाया जाता है, तो यह, हाँ पहली बात एक और रह गई इसमें कि यह प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्वेश्चन इतना सा आएगा सेल्यूलोज से जो इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है, तो वो कौन सा है, सेल्यूलोज। तो स्टार डाल के लिख लीजिए कि यह प्रकृति या प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। अब यह कहां कहां से मिलता है, तो यह कागज, रेशे आदि में पाया जाता है। कागज हो गया, रेशे हो गए, जूट हो गया, यह जूट, कागज, रेशे आदि में पाया जाता है। अब यह बात हो गया कि जूट में भी होता है, कागज में भी होता है, रेशे में भी होता है, लेकिन बात आती है कि क्या मानव शरीर में इसका पाचन संभव है। आपने देखा है कि हमने कागज खाया और वो पच गया हमें इजीली, नहीं होता। तो मानव शरीर में इसका पाचन नहीं होता, जबकि जंतुओं में, अब मवेशी की बात कर रहा हूं, मवेशियों में इसका पाचन होता है। किसका पाचन, सेल्यूलोज का, जबकि मानव शरीर में इसका पाचन नहीं होता। ठीक है, यह किसका बना होता है, बीटा ग्लूकोज का। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, सेल्यूलोज। कैसा होता है, कॉम्प्लेक्सिव नेचर का, जटिल पदार्थ होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम कि इसका मानव शरीर में पाचन संभव नहीं है। क्यों नहीं है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मानव शरीर में पाचन संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि मानव की आंत में, इंटेस्टाइन, मानव की आंत्र में ई कोलाई, मानव की आंत्र में ई कोलाई नाम का जीवाणु नहीं पाया जाता। जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया, विषाणु को बोलते हैं वायरस। तो जो ये आप देख रहे हैं कोरोना एक प्रकार का विषाणु है, वायरस है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, हिंदी वाले वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु, तो वह और बैक्टीरिया को बोलेंगे हिंदी में
जीवाणु। तो यह ई कोलाई कैसा होता है? बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु। तो मानव शरीर में सेल्यूलोज का पाचन, डाइजेशन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, उसमें ई कोलाई नाम का जीवाणु नहीं पाया जाता। हाँ कि ना? चल, अब हम एक पॉइंट क्या लिख सकते थे और कि मवेशी। अब मैंने मवेशी क्यों बोला? क्योंकि मैं केवल और केवल पर्टिकुलर जानवर की बात कर रहा हूँ, केटल स्पीशीज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं जंतु बोलता तो मतलब मानव की भी बात कर रहा हूँ, केटल्स की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? मवेशी में केवल और केवल जो विचरण करते हैं बाहर, जीव जंतु होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, मानव की बात नहीं कर रहा। मवेशियों के शरीर में या मवेशियों में इसका पाचन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी आंत में ये पाया जाता है, क्योंकि उनकी आंत्र में ई कोलाई नाम का जीवाणु को क्या बोला हमने? बैक्टीरिया। तो ई कोलाई नाम का जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि सेल्यूलोज के बारे में हमने चर्चा की। अब सेल्यूलोज क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड है, लिख सकते हैं यह एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड। कल हम सेकेराइड का जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें आ ही जाएगा कि सेल्यूलोज किस लिस्ट में आएगा? पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, अब हमने कार्बोहाइड्रेट में एक पॉइंट मिस कर दिया जो मुझे याद आ रहा है। वो क्या है? खिलाड़ी खेलने से पहले हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? ऊर्जा। और हमारे शरीर को सबसे पहले यदि कोई ऊर्जा प्रदान करता है तो वो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट, जो इंस्टेंट हमें एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। तो एक स्टार पॉइंट डाल के लिख लीजिए। कल हमने क्या देखा था इससे पहले कि जो पहलवान होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती है, वो आहार में सबसे ज़्यादा क्या लेती है? प्रोटीन लेती है। सिमिलर वे में एक स्टार पॉइंट यहाँ पे आएगा कि जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी खेलने से पहले ऊर्जा हेतु कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। अगर उन्हें ऊर्जा चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिल सकती है, तो वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। तो आज हमने बेसिकली पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन ली। उसके बाद हमने कुछ बात की ग्लाइकोजन की, उसके बाद हमने बात की सेल्यूलोज की, और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जैसे खिलाड़ी खेलने से पहले इसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो, ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब जो हमें आगे देखना है, हमें देखना है कि सेकेराइड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद हमें बात करनी है कि पोषण की दृष्टि से, जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड होता है BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनके लिए सरकार के द्वारा कुछ अलग अलग पॉलिसी चलाई जाती है। तो हम देखेंगे कि पोषण की दृष्टि से किन लोगों को BPL माना जाता है, क्या गांव के लोगों को कितनी एनर्जी रोजिना की चाहिए होती है, शहर के लोगों को कितनी एनर्जी रोजिना की चाहिए होती है, तो वो हम सब चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला जो लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ आप लाइक कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।